Hello learners, today I will discuss Green Revolution in India, its meaning, feature, effects, evolution of Green Revolution. हरित क्रांति कि हरित क्रांति क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स उसके प्रभाव क्या हुए और उसका इवोल्यूशन या मूल्यांकन क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन. हरित क्रांति एक इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम देखते हैं कि 1967-68 में भारत में एक तरह से क्रांति आई थी. किसकी? उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्रांति आई थी और जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो गया था, इसीलिए हम इसे ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं. तो अगर हम इसे देखें तो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग. ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब क्या है कि बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति आने से पहले देश में इस तरह की तस्वीर थी, इस तरह की पिक्चर्स थी कि फार्मिंग इस तरह से की जाती थी. लेकिन जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आई है तो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अधिक उत्पादन होने लगा है. तो और उस उत्पादन का जो रीज़न है वो क्या है कि उत्तम क्वालिटी के बीजों को यूज़ करना शुरू कर दिया है, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई सुविधा, जिसके कारण जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो गया है. सो व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन वाज अ पीरियड, एक ऐसा समय व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर इंक्रीज ड्रास्टिकली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांसेस. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड न्यू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर क्रिएटेड. इस समय एक ऐसा समय जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स ने हमारे देश में जो क्रॉप्स थी, फसलें थी, वो काफ़ी अधिक उनका जो उत्पादन है उसमें काफ़ी अधिक इंक्रीज हुआ, बहुत अधिक वृद्धि हुई. और जो ये वृद्धि थी वो एक क्रांति के समान थी, इसीलिए हम इसे हरित क्रांति का नाम भी दिया जाता है. हरित क्रांति का मतलब क्या है कि जब अनाज के उत्पादन में पहले इसे 1967-68 से पहले की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी. ड्रास्टिकली चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांसेस, कि कुछ न्यू टेक्निक्स, नए अच्छे बीजों के प्रयोग के कारण, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के कारण जो कृषि थी, कृषि भूमि या कृषि जो हमारी उपज होती थी उसमें काफ़ी अधिक सुधार हुआ था. The newly developed pesticides control weeds, deterred or killed insect and prevented diseases, which also results in higher productivity. तो जितने भी हमने टेक्निक इसमें यूज़ की हरित क्रांति में, उसका मतलब क्या था कि एक कुछ ऐसा नया प्रयोग करना, कुछ जिससे कि कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई हरित क्रांति में. और जो ये वृद्धि हुई वो बहुत ही आश्चर्यजनक और तीव्र गति से वृद्धि हुई, इसीलिए इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया. जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी है J.G. हॉरर के शब्दों में, द ग्रीन रिवोल्यूशन इज द फ्रेज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्पेकुलर इंक्रीज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1967-68 एंड इज कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया. हरित क्रांति शब्द जो 1967-68 में यूज़ किया गया वो उस परिवर्तन के लिए था, स्पेकुलर इंक्रीज के लिए था, जो कि इंडिया में जो फूड क्रॉप्स थी उसके उत्पादन में हुआ या वो अभी भी जारी है. तो इसका मतलब है कि जो 1967-68 में जो भी देश में फसलों के उत्पादन में जो क्रांति आई थी उसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है. तो अगर हम इसे देखें कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो जो इसके जन्मदाता हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के जन्मदाता हैं वो कौन थे? वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग. ये है आपके पास डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड थे और इनको 2007 में गोल्ड मेडल मिला. बोरलॉग एक 1970 में इनको नोबल पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो कि इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन के काम में किया था, कि जो भी इनका वर्क था, इनका काम था. और इन्होंने क्या किया था? सेविंग मिलियंस ऑफ लाइव्स फ्रॉम फेमाइन, भूखमरी से बचाया इन इंडिया, मैक्सिको और मिडल ईस्ट. तो जो हरित क्रांति में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है. ये जन्मदाता हैं जिनके कारण ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और इंडिया में भी उसका काफ़ी अधिक फ़ायदा हुआ. तो अगर हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, अगर हम भारत में इसकी बात करते हैं तो 1965 द गवर्नमेंट ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू टेक मेजर स्टेप्स ऑन एग्रीकल्चर कंडीशंस. उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए. ग्रीन रिवोल्यूशन वाज अप्लाइड टू द पीरियड फ्रॉम 1967 to 78 बेसिकली इन द पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. हरियाणा और पंजाब में यूज़ किया गया एट दिस स्टेज. और जो कंसर्न था वो वीट एंड राइस पर था. एंड डॉक्टर
MS स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया लेड ग्रीन रिवोल्यूशन एज ए प्रोजेक्ट। इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट को एक तरह से शुरुआत की थी या उसको चलाया था। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका था कि सबसे पहला हमारे पास है प्रोड्यूसिंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड। जो फूड थी उसकी जो फसल थी, फसल की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अधिक हो गई। द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज आल्सो बेनिफिशियल बिकॉज इट मेड इट पॉसिबल टू ग्रो मोर ऑन रफली द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। उसी सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे अब जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी अधिक हो गया था। दिस रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी जो उत्पादन की लागत है वो कम हुई। एंड रिजल्टेड इन चीपर प्राइसेस फॉर फूड इन द मार्केट, जिसके कारण जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अधिक सस्ते हो गए। तो इस जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि एक तो हमारे पास जो फूड है, फसल है, उसके उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, प्राइसेस हमारे कम हो गए। और एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एनवायरनमेंट हमारा था उसके लिए बेनिफिशियल रही। वो कैसे? क्योंकि अब हमें बिकॉज इट मीन्स दैट लेस फॉरेस्ट और नेचुरल लैंड नीडेड टू बी कन्वर्टेड टू फार्म लैंड, कि अब हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, नेचुरल लैंड है, अब हमें वो फार्म लैंड में कम कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज जो सेम लैंड है हमारे पास, जितनी पहली लैंड थी उस पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो अब काफ़ी अधिक हो गया था। सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स मेथड्स यूज्ड इन ग्रीन रिवोल्यूशन, की जो हरित क्रांति हुई उसके लिए हमने क्या क्या उसकी विशेषताएं थी या उसमें योगदान देने वाले कौन कौन से तत्व थे। तो फर्स्ट पॉइंट है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिनको हम HYV सीड्स भी बोलते हैं। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, अधिक उपज के लिए इन बीजों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। और ये जो प्रयोग किया गया वो 1966 में किया गया। इसमें जो विशेष रूप से जो बीज थे, गेहूं के बीज थे, सोना, PB18, कल्याण, इसी तरह से चावल के थे हमारे पास IR, इस तरह के कुछ बीज थे जिनके जो बीजों के जन्मदाता थे वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। उन्होंने ही इन बीजों की एक तरह से नई नई वैरायटी मार्केट में आई, या जिन नई वैरायटी को हम क्रांति में यूज़ किया, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज हुआ ड्यू टू दीज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। HYV सीड्स को यूज़ करने के कारण ही प्रोडक्शन में काफ़ी अधिक इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। सेकेंड, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक से अधिक फसलें जब हम तैयार करते हैं, कि एक ही साल में एक ही खेत में कई फसलें बोई जाने लगी। पहले क्या होता था कि पहले एक बार गेहूं बोई और उसके बाद फिर धान, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि जब गेहूं की फसल काट ली जाती है तो जब उसके पश्चात कुछ समय रहता है, जब तक हम धान नहीं बोते, जब तक चावल बोने का समय नहीं आता, तो एक और फसल ले ली जाती है। कोई वो दाल की फसल हो जाती है जो 1 या 2 महीने में तैयार हो जाती है। चावल और गन्ना उसके बाद ही बोया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। पहले जो किसान थे वो केवल 1 या 2 फसलों पर ही निर्भर करते थे, बट आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन अब जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधाएं, इसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा हरित क्रांति में। सिंचाई सुविधाएं जो पहले वो कम होती थी, सिंचाई की सुविधाएं, वो सिंचाई के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि के कारण भी हरित क्रांति पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और अब अगर हम देखें तो भारत में सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं, बहुत ग्रेट हैं, जिसके कारण ग्रीन रिवोल्यूशन या कृषि के क्षेत्र में देश आर्थिक प्रगति पर है। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, देश में या हरित क्रांति के कारण बहुत सारे रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया। पहले बहुत सारी जो फसल थी वो कीड़े या कुछ उसके कारण ख़राब हो जाती थी, लेकिन जब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए तो जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हुआ। मॉडर्न मशीन्स, भारत में हरित क्रांति के कारण ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कुछ इस तरह के मॉडर्न मशीन्स का यूज किया जाने लगा, जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी अधिक इंक्रीज हो गया। और जो किसानों को कुछ इस तरह से मशीनरी दिलवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरकार ने भी बहुत एफर्ट्स किए, और इन मॉडर्न मशीन्स के कारण मॉडर्न मशीन्स और हरित क्रांति के कारण ही देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। जो फार्मिंग एरिया था उसको भी एक्सपेंड किया गया। पहले जो फार्मिंग एरिया है वो बहुत कम होता था, लेकिन जैसे जैसे किसानों को समझ आने लगा कि भी जो फसल है या जो खेत हैं
उनको खाली नहीं छोड़ना भूमि को, तो उसमें भी वो जब कोई अगर खेत खाली होते थे तो वहाँ पर वो फसल कोई ना कोई फसल उगा के वहाँ से भी वो क्या करने लगे, खेती करने लगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च का मतलब कृषि अनुसंधान होने लगे। कृषि अनुसंधान से संबंधित कुछ विश्वविद्यालय भी खोले गए। 1966 में 3 कृषि विश्वविद्यालय असम, हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 71 हो चुकी है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज़, साख सुविधाएं, किसानों को अधिक साख सुविधाएं प्राप्त होने लगी हैं। उन्हें अपनी जितनी भी पहले जो किसान थे वो महाजन जमींदार से साख सुविधाएं लेते थे, लेकिन अब उनको साख सुविधाएं बैंकों से मिलने लगी हैं। नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन, पौधों का संरक्षण किया जाने लगा है। पौधों का संरक्षण से क्या मतलब है कि जो भी पहले जो पौधे थे, फसलों में लगने वाली जो बीमारियां थी, उनका किसी भी तरह से कोई बचाव नहीं किया जाता था और उनमें कीड़ों से, कीड़े मकोड़े या बीमारी लगने से फसल नष्ट हो जाया करती थी। लेकिन अब उससे बचाने के लिए कुछ प्लांट प्रोटेक्शन किए गए हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, एकीकृत कीट प्रबंध योजना बनाई गई है। टीडियों की निगरानी और नियंत्रण और पौध और बीज संरोधन, इस तरह के कुछ दवाइयाँ छिड़की जाती हैं फसलों पर, किसी तरह की दवाइयाँ छिड़की जाती हैं जिससे कि अब जो पौधे हैं, प्लांट हैं, वो प्रोटेक्ट किए जाने लगे हैं। मार्केटिंग फैसिलिटीज़, किसानों को पहला अपना जो उत्पादन है वो कई बार वो गाँव में या जमींदारों को ही दे दिया करते थे, लेकिन अब उसके लिए भी बिल्कुल पूरी कंट्रोल्ड रेगुलेटेड मंडियां हैं जहां पर वो जाके अपना जो प्रोडक्शन है उसको सेल कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बेच सकते हैं। नेक्स्ट है सॉयल टेस्टिंग, मिट्टी का परीक्षण। तो हरित क्रांति के लिए जो मिट्टी का परीक्षण का कार्यक्रम है वो भी काफ़ी अधिक बनाया गया। इसके कारण मिट्टी के परीक्षण की कुछ लेबोरेटरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि इस मिट्टी पर किस तरह की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। जो सॉइल कंजर्वेशन है, भूमि जिसे हम संरक्षण बोल सकते हैं, भू संरक्षण, इसका विस्तार करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। एक तो मिट्टी के कटाव को रोकना और जो उबड़ खाबड़ मिट्टी है उसको समतल करके खेती योग्य बनाने के लिए ये डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में, कि भी किस तरह से जो भारत है उसमें किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, उपज को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या मेथड। जो इसमें इंपॉर्टेंट मेथड है वो है HYV सीड्स का और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, प्रॉपर इरिगेशन, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। और अभी तक जो ये सिस्टम्स हैं वो अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन चल रहे हैं, जिसके कारण देश में जो कृषि का उपज है वो काफ़ी अधिक हो गई है। नेक्स्ट हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण पहले जो अनाज हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, पूंजीवादी खेती हुई है। हरित क्रांति का जो लाभ है उसके लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन जो धन है केवल वही किसान खर्च कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 4 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो। तो इसलिए जो हरित क्रांति है उसका प्रभाव कुछ ही किसानों पर, जो केवल बड़े किसान हैं, उस पर ही पड़ा। रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है कि ग्रामीण रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहले लगा कि जब क्योंकि नई नई मशीनरी यूज़ करने से जो ग्रामीण रोजगार है वो कम हो जाएगा, तो ग्रामीण रोजगार, लेकिन जब मल्टीपल क्रॉपिंग के कारण जो ग्रामीण रोजगार है उस पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि उसके बाद जो रोजगार है उसके वो अवसर बढ़ने लगे। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, पहले जो खाद्यान्न हम बाहर से आयात करते थे, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन अब जो फूड ग्रेन्स है वो अब हमें बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इट मीन्स हमारे जो बाहर से आयात फूड ग्रेन्स थे वो अब हमने कम कर दिए हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का काफ़ी अधिक विकास हुआ है, क्योंकि जो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जितने भी बड़े बड़े ये हमारे पास मशीनरीज यूज होंगी वो कहाँ से आएंगे, उद्योगों से आएंगे। तो उद्योग इसके लिए स्थापित किए गए और इन उद्योगों का भी काफ़ी अधिक विकास हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हरित क्रांति के पश्चात जो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज हो रही है। पहले कृषि जो उपज है उसका काफ़ी कम हिस्सा था हमारी राष्ट्रीय आय में, लेकिन हरित क्रांति के बाद वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स,
उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है कि उपभोक्ताओं को अब नई नई वैरायटी मिलती है। कि पहले जो उपभोक्ता हैं उनको केवल 1 या 2-3 फसलें ही मिलती थी फसलों के ही उत्पादन में, लेकिन जब से हरित क्रांति, नए नए बीजों का प्रयोग किया जाने लगा है, नई नई एडवांसमेंट आती हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। उससे जो फार्मर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो रही है। थिंकिंग ऑफ फार्मर्स की जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अब वो एडवांस हो गए हैं, पहले जैसे रूढ़िवादी नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है। तो हरित क्रांति का उनके ऊपर भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज इन ट्रेड, व्यापार में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों का जो मार्केट सरप्लेस है वो इंक्रीज़ हुआ है। घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और नेक्स्ट है प्रोस्पैरिटी ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी अधिक अच्छे, उनकी जो सिचुएशंस है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, वो उनकी जो समृद्धि है वो अधिक बढ़ गई है, उनका जो जीवन स्तर है वो पहले से भी ऊंचा हो गया है। क्योंकि अब जो कृषि है वो भी एक अच्छा व्यवसाय माना जाने लगा है, जबकि जो पहले कृषि थी वो केवल ट्रेडिशनल या घाटे का सौदा माना जाती थी, लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन वो अब घाटे का सौदा नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इन इफेक्ट्स में अब हमने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी किए, कुछ नेगेटिव भी किए, कि कुछ फ़ायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कि केवल उन्हीं किसानों के लिए थी जो कुछ अमीर किसान थे। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट की पहले जो बेरोज़गारी है उसमें एक थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर बढ़ गई। तो ये जो हमारी इफ़ेक्ट्स हैं इसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर हम इसकी इवोल्यूशन करें, इसका मूल्यांकन करें कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो हरित क्रांति है वो देश में केवल धनी किसानों के लिए ही थी, और जो गरीब किसान थे या जो कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम इसका इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जो हमारा हरित क्रांति है उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यील्ड्स इंक्रीज 3 टाइम्स। जो हमारी फसल है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। मल्टीपल क्रॉपिंग के कारण अब हमें एक या दो से अधिक फसलें मिलने लगी। अदर क्रॉप्स ग्रोन विच वेरिड द डाइट। जो हमारी डाइट है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जो पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, अब अगर हम देखें तो जो किसान हैं अगर उनके पास छोटे खेत हैं तो वो उसमें कई बार सब्जी उगा लेते हैं, या अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी ऐसे उगाकर वो क्या करते हैं कि बहुत सारी मल्टीपल क्रॉपिंग होना शुरू हो गई है। सरप्लस टू सेल इन सिटीज़। जो भी सरप्लस बचता है उसको शहरों में बेचते हैं, जिससे कि प्रॉफिट इम्प्रूव हुए हैं और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। अलाउज परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स मशीनरीज। तो अब जो फर्टिलाइजर्स और मशीनरी हैं वो काफ़ी अधिक परचेज की जाने लगी हैं। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन्स। अब जो इंडिया है, पहले हम बहुत सारी चीज़ें आयात करते थे, बाहर से मंगाते थे, बट आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन नाउ इंडिया बिकम सेल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन में वो सेल्फ सफिशेंट हो गया है। तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, कि इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ या फिर इसको हम कहेंगे कि जो हरित क्रांति के पक्ष में नहीं थे या कुछ समस्याएं भी हुई। व्हाट आर दीज। द ग्रीन रिवोल्यूशन हाउस एवर इम्प्रेसिव बट नॉट 100% सक्सेस। ये इम्प्रेसिव है, इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लेकिन 100% सक्सेस नहीं मिली है। ओनली पंजाब एंड हरियाणा, एक दो स्टेट्स और मिला के जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट रिजल्ट नहीं है। द न्यू फार्मिंग टेक्निक्स हैज़ गिवन बर्थ टू द सीरियस पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कॉजिंग कैंसर एंड अदर डिसीज। जो ये न्यू फार्मिंग टेक्निक है, जिसे हम बोलते हैं कि हम अब फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हुई हैं। अ रिसेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी स्टडी फाउंड अ हाई रेट ऑफ जेनेटिक डैमेज अमंग फार्मर्स विच वाज एट्रीब्यूटेड टू पेस्टिसाइड्स। जो हम बहुत अधिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसके कारण कुछ शरीर में या जेनेटिक डैमेज भी हुआ है अमंग फार्मर्स। द न्यू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स आर रूइनिंग द सॉइल। मिट्टी की जो उर्वरता है उसको काफ़ी कम कर रहे हैं। लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, बेरोज़गारी इंक्रीज हो रही है। इसका जो कारण है वो अधिक मशीनरी का प्रयोग है। बेनिफिट टू रिच फार्मर्स ओनली। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि केवल
कुछ ही रिच फार्मर्स को ही इसका बेनिफिट होता है और बहुत सारे जो पुअर फार्मर्स हैं या छोटे किसान हैं उसको इसका फ़ायदा नहीं होता। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फार्म इनपुट्स, जो इनपुट्स हैं फार्म इनपुट्स हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग हुई है। ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी होती है। काला बाजारी का मतलब क्या है कि रासायनिक खाद, उत्तम बीज, उर्वरक, उन सब की जो ब्लैक मार्केटिंग है वो काफ़ी अधिक बढ़ गई है। दीज आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नाउ what is its conclusion? Green revolution has done a lot of positive things. बहुत सारी हमारे पास पॉजिटिव थिंग्स आई। सेविंग द लाइव्स ऑफ मिलियन पीपल एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ फूड क्रॉप्स, जो फसलें हैं वो काफ़ी अधिक इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मेक्स द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ओवरऑल इनएफिशिएंट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सो मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। मतलब कि हमें कुछ और चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए। तो जो द वर्ल्ड नीड्स सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, अब हमें दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है जो कि पॉपुलेशन की सस्टेनेबिलिटी, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको सस्टेनेबिलिटी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये एक आजकल हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम एक ऐसी ग्रोथ को अपनाएं जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को हार्म किए बिना हम लोग अब जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको हार्म किए बिना हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। सो वी नीड अ सेकेंड green revolution. So there is a need for second green revolution. Time is now ripe for second green revolution. दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है जो कि एग्रीकल्चर का जो हमारा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज भी करे। और क्योंकि जो एग्रीकल्चर का हमारा जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है। तो इन सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन एम्फसाइज शुड बी लेड ऑन नॉन फूड ग्रेन्स, इम्प्रूविंग ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, रूरल रोड्स एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो कि हमें शुड बी लेड ऑन फॉर द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। सो दिस इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके मेथड्स हमने क्या हैं, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की हमें क्यों आवश्यकता है और ये किस तरह से होनी चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू ग्रीन रिवोल्यूशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।